हेलो डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ विकास यादव। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की यूनिट नंबर 2 का पार्ट बी। यूनिट नंबर 2 है, उसका नाम है वेपर कंप्रेशन साइकिल। और पार्ट ए में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होती है, सिंपल है ना। वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होती है, ठीक है। फिर उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे और उसके एडवांटेजेस पढ़े थे। अब आज के लेक्चर में जो पार्ट बी में टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन साइकिल। जो पार्ट बी है उसका पूरा नाम ही है मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन साइकिल। और जो आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कुछ इस तरीके से हैं। मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट, सेकेंड टॉपिक है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मल्टी प्रेशर सिस्टम, थर्ड वन है रिमूवल ऑफ फ्लैश गैस, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरकूलिंग एंड देन मल्टी इवापोरेटर सिस्टम, और लास्ट है कैस्केड सिस्टम। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि आज हम यूनिट नंबर 2 के पार्ट बी में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस लगातार यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंड compression with intercooler over single stage compression? Next question है, describe with the help of systematic and pH diagram the working of a two-stage compression system with water intercooler, liquid subcooler and liquid flash chamber. Next question है, discuss with the help of systematic diagram and TS diagram the cascade refrigeration system. And last one है, what is the significance of multi-stage vapor compression system? तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो लगातार यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहे हैं। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जो पार्ट टाइम पढ़ा था, उसमें क्या था, हम कंप्रेशन एक स्टेज में करा रहे थे, ठीक है। तो जब हम कंप्रेशन एक स्टेज में कराते हैं तो कंप्रेसर को बहुत ज्यादा वर्क देना पड़ता है, ठीक है। तो इस जो ये प्रॉब्लम है कि हमें कंप्रेसर को ज्यादा वर्क देना पड़ रहा है, तो उससे क्या होता है, सिस्टम की सीओपी कम हो जाती है। तो कंप्रेसर को कम वर्क देना पड़े तो हम क्या करते हैं, एक कंप्रेशन प्रोसेस है उसको 2 या 3 स्टेज में हम करते हैं। इट मीन जो कंप्रेशन है वो 2 या 3 स्टेज में करेंगे, मतलब 2 या 3 कंप्रेसर यूज करेंगे, उसके बीच में हम इंटरकूलर लगा देते हैं। सो ए मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजेस मल्टीपल कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वाल्व्स to achieve high refrigeration capacity and efficiency by dividing the compression process stages, often with intercooling between stages. तो मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या होता है, हम मल्टीपल कंप्रेशर और एक्सपेंशन वॉल्व्स का यूज करते हैं टू अचीव हायर एफिशिएंसी। इट मींस क्या है, हायर सीओपी अचीव करने के लिए या सिस्टम की सीओपी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर मल्टीपल कंप्रेशर और एक्सपेंशन का यूज करते हैं। और जो कंप्रेशन प्रोसेस है उसको मल्टीपल स्टेजेस में करते हैं। जो कंप्रेशन है उसको दो स्टेज में करेंगे, 3 स्टेज में करेंगे, ठीक है। और इनके बीच जब मल्टीपल स्टेज में कंप्रेशन करेंगे तो 2 कंप्रेसर के बीच हम क्या करते हैं, एक इंटरकूलर लगा देते हैं। क्या करते हैं, इनके बीच में एक इंटरकूलर लगा देते हैं। अब बात आती है कि इस मल्टी स्टेज की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। मल्टी से जरूरत हम क्यों पड़ी, हम ट्रेडिशनली हम सिंगल स्टेज सिस्टम लेके चल रहे थे, वहां पर एक कंप्रेसर लगा दे रहे थे, वहां पे कंप्रेशन हो रहा था और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम यहाँ पर जो कंप्रेशन प्रोसेस है उसको मल्टीपल स्टेजेस में कराएं। सो ट्रेडिशनल सिंगल स्टेज सिस्टम स्ट्रगल विद हायर प्रेशर रेशियो लीडिंग टू इनएफिशिएंसी एंड पोटेंशियल इश्यू विद कंप्रेशन ऑपरेशन। होता क्या था कि जो सिंगल स्टेज ट्रेडिशनल सिस्टम थे तो वहां पर क्या था, प्रेशर रेशियो बहुत ज्यादा होता था, जिसके कारण इनएफिशिएंसीज होती थी और पोटेंशियल इश्यूज भी होता था इन द कंप्रेशन ऑपरेशन। सो मल्टी स्टेज ऑपरेशन या मल्टी स्टेज सिस्टम ओवरकम दिस बाय ब्रेकिंग डाउन द कंप्रेशन इनटू मल्टीपल स्टेजेस। अब ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ा, या इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ा, हमने क्या करा, यहाँ पर मल्टी स्टेज सिस्टम लगाए। इसमें इट मींस क्या करा, जो कंप्रेशन प्रोसेस था उसको मल्टीपल स्टेजेस में कराया, जिससे क्या हुआ कि हर एक स्टेज में जो प्रेशर रेशियो है वो रिड्यूस होता हुआ चला गया। अब जैसे जैसे प्रेशर रिड्यूस कम होता रहेगा वैसे वैसे क्या होता है कि सिस्टम या प्रोसेस है वो ज्यादा एफिशिएंट
हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंड और मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन विद इंटरकूलर। सो पहला एडवांटेज क्या है इसमें, द वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ रेफ्रिजरेंट इज रिड्यूस इन कंपाउंड कंप्रेशन विद इंटरकूलर एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेशन फॉर द सेम डिलीवरी। पहला एडवांटेज कि जो कंप्रेसर को हम वर्क दे रहे हैं वो होगा, वर्क डन जो होगा वो वर्क हमें कम देना पड़ेगा इन केस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम एज कंपेयर टू द सिंगल स्टेज कंप्रेशन सिस्टम। दूसरा एडवांटेजेस क्या है, इट इंप्रूव्स द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर द गिवन प्रेशर रेशियो। इट मीन जो प्रेशर रेशियो गिवन है अगर उसमें हम कंपाउंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम का यूज करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सिस्टम की इंक्रीज कर जाएगी। जो नेक्स्ट एडवांटेज है, द साइजेस ऑफ टू सिलेंडर्स मे बी एडजस्ट टू सूट द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ठीक, जो नेक्स्ट एडवांटेज है, इट रिड्यूसेस द लीकेज लॉस कंसीडरेबली। इट मीन जो लीकेज होते थे, लीकेज के थ्रू लॉसेस होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। जो नेक्स्ट एडवांटेज है, इट गिव्स मोर यूनिफॉर्म टॉर्क एंड हेंस ए स्मॉलर साइज फ्लाईव्हील इज नीडेड। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर जो टॉर्क है वो ज्यादा यूनिफॉर्म होता है और ज्यादा यूनिफॉर्म टॉर्क होगा तो हमें छोटी फ्लाईव्हील, स्मॉलर साइज फ्लाईव्हील का यूज करना पड़ता है, किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव लुब्रिकेशन बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर रेंज। एंड लास्ट वन है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कंप्रेशन। अगर हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कंप्रेशर की कॉस्ट है वो रिड्यूस कर जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंपाउंड वेपर कंप्रेशन विद इंटरकूलर। भाई कितने टाइप्स के होते हैं, सो दो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड कंप्रेशन विद इंटरकूलर्स येट द फॉलोइंग आर मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे हैं बट सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है टू स्टेज कंप्रेशन विद लिक्विड इंटरकूलर। नेक्स्ट वन है टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर। नेक्स्ट वन है टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर एंड लिक्विड फ्लैश चैम्बर। नेक्स्ट वन है टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर, फ्लैश इंटरकूलर। देन है थ्री स्टेज कंप्रेशन विद फ्लैश चैम्बर। नेक्स्ट वन है थ्री स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर एंड लास्ट वन है थ्री स्टेज कंप्रेशन विद फ्लैश इंटरकूलर। तो ये सारे टाइप्स हैं जो आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है टू स्टेज कंप्रेशन विद लिक्विड इंटरकूलर। टू स्टेज कंप्रेशन विद लिक्विड इंटरकूलर। देखो अभी जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे ये सारे के सारे टाइप्स जो इसका डायग्राम है उससे क्लियर समझ में आएगा, और जो इसका टीएस एंड पीएच डायग्राम है उससे इसके सारे प्रोसेस क्लियर होते चले जाएंगे। सो टू स्टेज कंप्रेशन विद लिक्विड इंटरकूलर हम डायग्राम में देते हैं। यहाँ पर देखो, द अरेंजमेंट ऑफ टू स्टेज कंप्रेशन विद लिक्विड इंटरकूलर शोन इन फिगर। ठीक है, जो पीएच डायग्राम है वो हमने आगे नेक्स्ट स्लाइड में है। तो यहाँ पर देखो क्या है, कंप्रेशर, हाई प्रेशर, देखो यहाँ पर क्या है, कंडेंसर, हाई प्रेशर कंप्रेशन और एक्सपेंशन वॉल्व। एक तो सिस्टम ये हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर कंप्रेशन, इवापोरेटर और एक्सपेंशन वॉल्व। इट मींस क्या है, हमने क्या करा, यहाँ पर दो कंप्रेशर का यूज करा, एक लो प्रेशर कंप्रेशर, एक हाई प्रेशर कंप्रेशर, और इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक लिक्विड इंटरकूलर। हमने क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पर एक लिक्विड इंटरकूलर। अब देखते हैं इनकी वर्किंग कैसे होती है। सो द सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट एडमिटेड एट पॉइंट 1 इन द कंप्रेसर। तो होगा क्या, पॉइंट 1 से सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर में एंटर करेगा, देन ये आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस्ड होगा। किसमें, ये आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस्ड होगा इन द लो प्रेशर कंप्रेसर एंड द रेफ्रिजरेंट इज इन सुपर हीटेड स्टेट। जब यहाँ पे कंप्रेशन होगा इसका तो जो रेफ्रिजरेंट है वो किसमें पहुंच जाएगा, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट में। कहाँ पहुंच जाएगा, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट में। अब इसके बाद जो ये सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ पहुंचेगा, लिक्विड इंटरकूलर में। कहाँ पहुंचेगा बच्चों, लिक्विड इंटरकूलर में पहुंचेगा। सो द सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट leaving the low pressure compressor at point 2
is cooled at constant pressure in a liquid intercooler by the liquid refrigerant from the condenser। ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद यहां से जब ये इंटरकूलर से जब रेफ्रिजरेंट निकलेगा तो वो किस स्टेट में होगा? सैचुरेटेड वैल्यू स्टेट में होगा। ध्यान रखना, रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो सुपर हीटेड स्टेट में, और जैसे लिक्विड इंटरकूलर में आएगा यहाँ पर ये कंडेंसेशन, यहाँ पर इसकी हीट रिमूव होगी तो ये किस स्टेट में आ जाएगा? ये पहुंच जाएगा आपका सैचुरेटेड वेपर स्टेट में। देन उसके बाद से ये जो ड्राई सैचुरेटेड वेपर है वो कहां पहुंच जाएगा? हाई प्रेशर कंप्रेशर में। ये फर्दर इसको कंप्रेस करेंगे, जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा वो आइसेंट्रोपिक होगा। प्रेस करेंगे तो ये किस पर पहुंच जाएगा? फिर से ये सुपर हीटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब ये जो सुपर हीटेड स्टेट या सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर से पास होगा, और जैसे ही कंडेंसर से पास होगा तो यहाँ से कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, और जो ये वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगा। देन द हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर इज पास थ्रू द एक्सपेंशन वॉल, इज पास थ्रू द एक्सपेंशन वॉल वेयर इट गेट्स हीट, है ना। सो द हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द condenser is passed to the intercooler where some of liquid refrigerant evaporates in desuperheating the superheated vapor refrigerant from the low pressure temperature। अब इसके बाद से क्या होगा? The liquid refrigerant from the intercooler is first expanded in expansion valve E2। पहला क्या होगा? यहाँ पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो क्या होगा? पहले एक्सपेंड करेगा किसमें? एक्सपेंशन वॉल्व E2 में, एंड देन evaporated in the evaporated to saturation pressure as shown in the figure। जो अगले डायग्राम में इसको भी हम दिखाएंगे। ठीक है, सो इसकी जो वर्किंग है आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से पॉइंट वन से यहाँ पर लो प्रेशर कंप्रेशन होगा। जब कंप्रेस्ड होगा रेफ्रिजरेंट ये सुपर हीटेड स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद से कहाँ भेजेंगे इसको? लिक्विड इंटरकूलर में। लिक्विड इंटरकूलर में यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा, और जो ये रेफ्रिजरेंट सुपर स्टेट फॉर्म में था वो सुपर हीटेड फॉर्म में था वो किस में आ जाएगा? ड्राई सैचुरेटेड फॉर्म में। देन ये फर्दर कहाँ पहुंचेगा? हाई प्रेशर कंप्रेशर में। इसको फर्दर कंप्रेस करेंगे। जब फर्दर कंप्रेस करेंगे तो इसका टेम्परेचर फर्दर राइज करेगा और फिर से ये सुपर हीटेड फॉर्म में आ जाएगा। जब यहां से सुपर हीटेड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट निकलेगा देन वो कहां पहुंचेगा? कंडेंसर में, और जैसे ही वो कंडेंसर में पहुंचेगा वहां कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, और जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन कहां पहुंचेगा? वो एक्सपेंशन वॉल में, इसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने के बाद से फर्दर लिक्विड इंटरकूलर में आएगा, फिर ये एक्सपेंशन वॉल E2 में आएगा। देन इसका इवोपरेशन होगा और फर्दर लो प्रेशर कंप्रेशर में पहुंच जाएगा। सो ये थी इसकी वर्किंग। अब इसको हम इसके पीएच डायग्राम में देखते हैं कि पीएच डायग्राम में कैसे होगा। सो देखो, पीएच डायग्राम में प्रोसेस 1 से 2 क्या है? सबसे पहले क्या था? प्रोसेस 1 से 2 में क्या था कि कंप्रेशन हो रहा था लो प्रेशर कंप्रेशर में। ठीक है, सो 1 to 2 रिप्रेजेंट द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इन द लो प्रेशर कंप्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? P2 इज इक्वल टू P3। पहले प्रेशर कितना था? देखो प्रेशर कितना था? PE, और प्रेशर कितना इंक्रीज करके कहां पहुंच गया? P2 तक। देन द सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट उसके बाद से कहां जा रहा था? वो इंटरकूलर में। सो द superheated vapor refrigerant leaving the low pressure compressor at point 2 is cooled at constant pressure। तो 2 से 3 पे क्या है? constant pressure पे heat removal process होगा। then 3 to 4 अगेन क्या है? reversible adiabatic compression और isentropic compression in the हाई प्रेशर कंप्रेशर। ठीक है, उसके जब हाई प्रेशर कंप्रेशन में जब कंप्रेशन होगा तो उसका जो प्रेशर है वो राइज कर जाएगा फ्रॉम P2 टू PC। देन 4 to 5 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस इन द कंडेंसर। देन 5 to 6 क्या है? एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये था डिफरेंट प्रोसेसेस इन टू स्टेज कंप्रेशन विद लिक्विड इंटरकूलर ऑन पीएच डायग्राम। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर इसकी सीओपी फाइंड आउट करेंगे। सो भाई सीओपी इसकी कैसे फाइंड आउट होगी? सो लेट मान लेते हैं, लेट M1 इज इक्वल टू मास ऑफ रेफ्रिजरेंट
passing through the evaporator or low pressure compression. M1 क्या है? Mass of refrigerant passing through the evaporator or low pressure compression. M2 क्या है? Mass of refrigerant passing through the condenser और high pressure compression. ध्यान रखना, एक साइड पे इवापोरेटर लगा हुआ था, दूसरी साइड पे कंडेंसर लगा हुआ था। अब हमें क्या करना है? M1 और M2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इफ M3 इज द मास ऑफ लिक्विड इवापोरेटेड इनटू द इंटरकूलर। अब इंटरकूलर से मान लेते हैं कि M3 मास जो लिक्विड है वो इवापोरेट कर गया। भाई M1 देखो क्या कर गया, वो M3 is the mass of liquid evaporated in the intercooler, then M3 is equal to M2 minus M1. M3 is equal to M2 minus M1. अब हम क्या करेंगे? M2 और M1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ M2 may be obtained by considering the thermal equilibrium for liquid intercooler. कौन सा? लिक्विड इंटरकूलर, दिस वन। ठीक है, तो इस लिक्विड इंटरकूलर के लिए क्या करेंगे? हम थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को लेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब हीट टेकन बाय लिक्विड इंटरकूलर इज इक्वल टू हीट गिवन बाय द लिक्विड इंटरकूलर। इट मींस लिक्विड इंटरकूलर जितनी हीट लेगा उतनी ही हीट को ये गिव अप भी कर देगा। सो अब हम देखते हैं कि लिक्विड इंटरकूलर कितनी हीट ले रहा है। सो देखो कितनी हीट ले रहा है भाई? M1H2 है ना, M1H2 प्लस M2HF5 भाई आ रही ना। तो M2HF5 प्लस M1H2 अब रिमूव गिव अप कितनी कर रहा है? इज इक्वल टू M1H6 प्लस M2H3, है ना। यही तो रिमूव, यहां से हीट जा रही है। अब यहां से क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करेंगे और M2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो M2 की वैल्यू आ जाएगी M2 इज इक्वल टू M1 इन ब्रैकेट H2 माइनस H6 अपॉन H3 माइनस HF5 एंड अब तो M2 निकल गया, हमें क्या निकालना है? M3 एंड मास ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेटेड इन द इंटरकूलर। इंटरकूलर से कितना मास रेफ्रिजरेंट का इवोपरेट कर रहा है। सो M3 इज इक्वल टू M2 माइनस M1। यहाँ पर M2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा M1 H3 सॉरी H2 माइनस HF5 अपन H3 माइनस HF5 माइनस M1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी M3 इज इक्वल टू M1 H2 माइनस H3 अपॉन H3 माइनस HF5। हमें क्या निकालनी इसकी COP? तो COP क्या निकालना पड़ेगा? रेफ्रिजरेशन effect. So we know that refrigeration effect RE is equal to M1 H1 minus HF और M1 in bracket H1 minus HF5। तो ये हो गया इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर हम कि कंप्रेशन को कितना वर्क दे रहा है। तो जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो दो स्टेप में हो रहा है। पहला कहाँ था? 1 से 2 तक और दूसरा था 3 से 4 तक। सो टोटल वर्क डन इन बोथ द कंप्रेशन W इज इक्वल टू M1 H2 माइनस H1, क्योंकि जो साइकिल 1 है उसमें M1 मास ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट कर रहा है और जो सेकंड है उसमें M2 मास ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट कर रहा है। सो W इज इक्वल टू M1 H2 माइनस H1 प्लस M2 H4 माइनस H3। देन पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द सिस्टम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, इसको क्या करो 60 से डिवाइड कर दो। सो M1 H2 माइनस H1 प्लस M2 H2 माइनस H3 अपॉन 60 किलो वॉट। हमें क्या निकालना है? COP। हमें क्या निकालनी है? सिस्टम की COP। तो COP का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है? M1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है आपका? M1 इन ब्रैकेट H1 माइनस HF5 अपॉन वर्क डन कितना है? M1 H2 माइनस H1 प्लस M2 H4 माइनस H3 इज इक्वल टू 210 Q अपॉन P इंटू 60। तो इस फॉर्मूले से हम टू स्टेज कंप्रेशन सिस्टम विद लिक्विड इंटरकूलर का COP फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसी के बेसिस पर आने जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे सारे के सारे इस तरीके से ही है, सेम इसी प्रोसीजर पे चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर एंड लिक्विड सबकूलर। टू स्टेज कंप्रेशन टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर एंड लिक्विड सबकूलर। अब क्या करेंगे? यहां पर भी कंप्रेशन टू स्टेज में होगा, नाम क्या है? टू स्टेज कंप्रेशन। तो यहां भी कंप्रेशन टू स्टेज में होगा। एक इंटरकूलर पहले से लगा हुआ था वहां पर,
एक वाटर इंटरकूलर पहले से लगा था, अब क्या कर देंगे यहाँ पर हम एक लिक्विड सब कूलर और अटैच कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर कंडेंसर और एक्सपेंशन वॉल के बीच में एक लिक्विड सब कूलर यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है भाई। तो इसकी वर्किंग कैसे है देखो, द सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट एट द इवोपरेटेड एट द इवोपरेटर प्रेशर पीई, देखो क्या होगा, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा, सॉरी जो सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट होगा, है ना, एट इवोपरेटर प्रेशर इज एडमिटेड इनटू द लो प्रेशर कंप्रेशर एट पॉइंट 1। यहां से जो सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेशर में आएगा। कौन से कंप्रेशर में आएगा? लो प्रेशर कंप्रेशर में आएगा। इसका फर्दर कंप्रेशन होगा। जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। अब जैसे इसका कंप्रेशन होगा, जो ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट था वो सुपर हीटेड फॉर्म में आ जाएगा। सो द रेफ्रिजरेंट लीविंग द लो प्रेशर कंप्रेशर इज इन सुपर हीटेड स्टेट। नाउ अब क्या है, देन जो सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट इज पास थ्रू वाटर इंटरकूलर। कहां से पास करेगा? ये वाटर इंटरकूलर से पास करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ सुपरहीट। सुपरहीट, डिग्री ऑफ सुपरहीट को कम करने के लिए ये जो सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट था ये वाटर इंटरकूलर पे पास होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट यहाँ पर हीट रिजेक्शन होगा। जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होगा, ये फर्दर ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा। ये जैसे ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में आएगा, इसको हम कहाँ भेज देंगे? हाई प्रेशर कंप्रेशर में। जैसे इसको हाई प्रेशर कंप्रेशर में भेजेंगे, ये फर्दर कंप्रेस्ड होगा और जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशर। कैसा होगा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशर। अब इसके बाद से यहां से जो हाई कंप्रेस्ड या हाई कंप्रेस्ड जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कहां पहुंचेगा? कंडेंसर में। जैसे ये कंडेंसर में पास होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस होगा और जो सुपर हीटेड वेपर थी वो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो सुपर हीटेड वेपर थी वो यहाँ पर कैसी आ रही थी? सुपर हीटेड वेपर। जो ये सुपर हीटेड वेपर आ रही थी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सैचुरेटेड लिक्विड में। अब जो ये सैचुरेटेड लिक्विड है इसका टेम्परेचर फर्दर रिड्यूस करेंगे बाय पासिंग इट थ्रू द लिक्विड सब कूलर। सो द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज बाय पासिंग थ्रू अ लिक्विड सब कूलर। नाउ इसके बाद क्या होगा? refrigerant from liquid subcooler is passing through expansion valve where it is expanded, and expansion process is reversible adiabatic or isentropic process. Then इसके बाद से ये यहां से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहां पहुंचेगा? इवोपरेटर में। यहाँ फर्दर हीट गेन करेगा और हीट गेन करने के बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो इवोपरेटर में ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखते हैं जितनी भी इसकी प्रोसेस सारे हैं इसको पीएच में देखते हैं। सो पहला क्या है? 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन लो प्रेशर कंप्रेशर। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन इंटरकूलर। 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन हाई प्रेशर कंप्रेशर। 3 4 to 5 4 to 5 कंडेंसेशन प्रोसेस इन कंडेंसर। 5 to 6 liquid subcooling process. Then 6 to 7 reversible adiabatic expansion process in the expansion valve, and 7 to 1 is refrigeration effect produced in the evaporator अब देखते हैं इसकी सीओपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो अगेन वही फॉर्मूला है, लेट Q is the load on the evaporator in ton of refrigeration. नाउ मास ऑफ रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू द इवोपरेटर। आप कैसे निकालेंगे कि इवोपरेटर से कितना मास पास हो रहा है? तो m इज इक्वल टू 210 q अपॉन h1 माइनस h7 और इज इक्वल टू 210 q अपॉन h1 माइनस hf6, क्योंकि h7 इज इक्वल टू hf6 है। अब सिंस द मास ऑफ रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू द कंप्रेसर इज सेम, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ही साइकिल है, तो जितना मास इवोपरेटर से निकल रहा है उतना ही मास कंप्रेसर से पास हो रहा है।
है ना, जितना मास इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट का आ रहा है उतना ही वो दोनों कंप्रेसर से में भी पास हो रहा है. सो द टोटल वर्क डन इन बोथ द कंप्रेसर W इज इक्वल टू वर्क डन इन लो प्रेशर कंप्रेसर प्लस वर्क डन इन हाई प्रेशर कंप्रेसर. सो M इज इक्वल टू MH2 माइनस H1 प्लस MH4 माइनस H3. इन दोनों में क्या कॉमन है? M कॉमन है, बाहर निकाल दो. तो यहाँ क्या बचेगा? H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3 ना. पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द सिस्टम, इस सिस्टम को ड्राइव करने के लिए कितनी पावर जरूरत पड़ेगी? तो P इज इक्वल टू M H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3 अपॉन 60 किलोवाट. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट RE इज इक्वल टू कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था? इवापोरेटर में. तो RE इज इक्वल टू M H1 माइनस H7 और RE is equal to MH1 minus HF6. Then COP of the system is equal to RE upon W, refrigeration effect upon work input. So कितना आ जाएगा? M रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है? MH1 minus HF6 upon MH2 minus H1 plus H4 minus H3. तो इस तरीके से हम इस सिस्टम की COP को फाइंड आउट कर लेंगे. देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, सारा प्रोसेस सेम है. ठीक है, एक प्रोसेस एक सिस्टम के लिए आप सारा प्रोसेस समझ लोगे तो आने वाले सबके लिए अपने आप ये सारा का सारा प्रोसेस आपको समझ में आता चला जाएगा. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर एंड लिक्विड फ्लैश चैम्बर. अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर. अगला टॉपिक पढ़ा तो हमने क्या करा? वहां पे एक लिक्विड सबकूलर ऐड कर दिया. अब यहाँ पे क्या करा कि साथ में एक लिक्विड फ्लैश चैम्बर भी ऐड कर दिया. तो सिस्टम क्या बन गया? टू स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर एंड लिक्विड फ्लैश चैम्बर. अब इसका हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जाएगा. दिस वन देखो, लो प्रेशर कंप्रेशर, ठीक है, वाटर इंटरकूलर. देन इसके बाद से क्या लगाया हमने यहाँ पर? हाई प्रेशर कंप्रेशर, कंडेंसर, लिक्विड सब कूलर और फ्लैश चैम्बर. तो जो तीन चीजें इसमें ऐड करी, वाटर कूलर, लिक्विड सब कूलर एंड फ्लैश चैम्बर, ये तीनों के तीनों हमने यहाँ पर डिवाइस ये यहाँ पर अटैच कर दिए. अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है. सो the saturated vapor refrigerant from evaporator is admitted in the low pressure compressor at point 1 and then it is compressed isentropically. ठीक है, तो क्या होगा? यहां से इवापोरेटर से वेपर रेफ्रिजरेंट इस लो प्रेशर कंप्रेशर में आएगा. देन इसका कंप्रेशन होगा. कंप्रेशन प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल, एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक. देन उसके बाद से यहां से जो सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट निकलेगा वो कहां से पास होगा? वाटर इंटरकूलर पे. जैसे ही वाटर इंटरकूलर से पास होगा, इसमें क्या होगा? इसका टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर वाटर इंटरकूलर से पास होगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा. जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होगा तो जो ये सुपर हीटेड स्टीट जो स्टीम थी वो किसमें आ जाएगी? ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगी. देन उसके बाद से इसके बाद से जो ये रेफ्रिजरेंट है, जो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है, वो कहाँ पहुंच जाएगी? फ्लैश चैम्बर में. The superheated vapor refrigerant leaving the water intercooler at point 3 is mixed with vapor refrigerant supplied by the flash chamber at point 9. By the flash chamber at point 9, the condition of refrigerant after mixing is shown figure 4.4 is in superheated state. अब उसके बाद से ये सुपर हीटेड स्टेट में वेपर रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पहुंच जाएगी, फर्दर पहुंचेगी हाई प्रेशर कंप्रेशन में. जैसे ही हाई प्रेशर कंप्रेशन में पहुंचेगी, इसका फिर से कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक. जब ये कंप्रेशन होगा तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही राइज करेगा. क्या होगा? इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही राइज करेगा. देन द superheated vapor leaving the high pressure compressor at pressure PC pass through a condenser at constant pressure and the superheated state vapor refrigerant is converted into liquid refrigerant. Now the saturated liquid refrigerant leaving the condenser is passed through the liquid subcooler. जब यहां से सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट
जब लिक्विड सब कूलर से पास होगा तो इसका टेम्परेचर फर्दर डाउन होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, फर्दर डाउन होगा। उसके बाद जो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिक्विड सब कूलर से निकलेगा वो कहाँ आ जाएगा, एक्सपेंशन वॉल्व में आएगा। एक्सपेंशन वॉल्व में आएगा तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, और जब इसका एक्सपेंशन होगा तो जो इसका प्रेशर है यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्लैश इंटरकूलर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। नाउ उसके बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट leaving the flash chamber is passes through expansion wall 2 and then evaporated in the evaporator and is shown by the process 10 to 1। तो ये थे सारे के सारे प्रोसेस। अब इन सारे प्रोसेस को हम यहाँ पर इसके पीएच प्रेशर इंथैल्पी डायग्राम पर देखेंगे। बहुत आसान, देखो समझना इसको, प्रोसेस समझते रहो। सबसे पहले क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इन लो प्रेशर कंप्रेशर, दिमाग बढ़ा लो बिल्कुल डायग्राम। उसके बाद से वो कहां पहुंच रहा था, वाटर इंटरकूलर में। देन 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन वाटर इंटरकूलर। देन उसके बाद से कहां जा रहा था वो, फ्लैश चैम्बर में। देन 3 to 4 रिप्रेजेंट कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन फ्लैश चैम्बर। देन उसके बाद से रेफ्रिजरेंट कहा जा रहा था, हाई प्रेशर कंप्रेशन में। देन 4 to 5 क्या है, रिवर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट इन हाई प्रेशर कंप्रेशर। देन 5 to 6 उसके बाद से कहा गया था कंप्रेशर पे, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 to 6 शो कंडेंसेशन प्रोसेस एंड इन द कंडेंसर द वेपर रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट। देन उसके बाद से कहां से पास होगा, लिक्विड सब कूलर से। जब लिक्विड सब कूलर से पास होगा तो इसका टेम्परेचर फर्दर डाउन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद से 7 to 8 क्या था, एक्सपेंशन प्रोसेस इन द एक्सपेंशन वॉल्व। उसके बाद 8 to 9 अगेन एक्सपेंशन प्रोसेस, सॉरी 8 to 9 क्या था, फ्लैश चैम्बर में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस। देन 9 to 10 अगेन क्या था यहाँ पर, एक्सपेंशन प्रोसेस इन द सेकेंड एक्सपेंशन वॉल्व। और 10 to 1 क्या था, इवोपरेशन प्रोसेस इन द इवोपरेटर। तो ये सारे के सारे प्रोसेस थे जो कि इस सिस्टम में हो रहे थे, जिनको यहाँ पर मैंने पीएच डायग्राम में आपको क्लियरली समझा दिया है। तो होप सो कि आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत आसान है, आप रिलेट करते चले जाओ तो इसका पीएच डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। सारे प्रोसेस भी बहुत आसान है, बस एक बार आप पीएच डायग्राम समझ लोगे तो उन प्रोसेस को अपने आप ही आप लिख दोगे। ठीक है, देन अगेन यहाँ पर भी हम सीओपी निकालेंगे। सीओपी कैसे निकालेंगे, लेट m1 मास ऑफ रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू द इवेपोरेटर, m2 क्या है, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू द कंडेंसर। अभी हमने सॉल्व करा था इसको। ठीक है, इफ मान लेते हैं इफ q टन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज द लोड इन द इवेपोरेटर, मान लेते हैं q टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो इवेपोरेटर में लोड कितना है, q टन of refrigeration, then the mass of refrigerant passing through the evaporator is given by m1 is equal to 210 q upon h1 minus h10। now अब क्या करेंगे, फ्लैश चैम्बर लगा रखा है, ध्यान रखो, जहां पे फ्लैश इंटरकूलर लगेगा या फ्लैश चैम्बर लगेगा वहां पर हम क्या लगा देंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि फ्लैश चैम्बर जितना हीट लेगा उतना हीट रिमूव कर देगा। सो नाउ for the thermal equilibrium of flash chamber, heat taken by the flash chamber is equal to heat given by the flash chamber। So M2H8 plus M2H3 is equal to M2H4 plus M1HF9। इसको हम सॉल्व करेंगे और यहां से निकाल देंगे M2 की वैल्यू। सो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 is equal to M1H3 minus HF9 upon H4 minus H8। यहां से M2 वैल्यू निकल गई। नाउ हम क्या निकालेंगे, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहां प्रोड्यूस होगा, रेफ्रिजरेटर में, और रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस क्या था, 10 to 1। सो RE is equal to M1H1 minus H10 and work done in the compression is given by M1H2 minus H1 plus M2H5 minus H4। so now COP का कितना है, H10 और M1 H2 minus sorry H1 minus HF9 upon M1 H2 minus H1 plus M2 H3 minus H4।
तो इस फॉर्मूले से इस सिस्टम की सीओपी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से इस सिस्टम की सीओपी फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत आसान है, एक प्रोसेस को आप सही तरीके से समझ लेंगे तो आगे के प्रोसेस सारे अपने आप होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3 स्टेज कंप्रेशर विद वाटर इंटरकूलर। अब क्या था, अभी तो 2 स्टेज कंप्रेशन, मतलब 2 स्टेज में कंप्रेशन कर रहे थे, इट में 2 कंप्रेशर यूज कर रहे थे। अब क्या है, 3 स्टेज कंप्रेशन, इट मीन क्या है, अब 3 कंप्रेशर यूज करेंगे भैया आप, क्योंकि कंप्रेशन कितना होगा, 3 स्टेज में होगा, तो 3 कंप्रेशर यूज करेंगे। 3 कंप्रेशर यूज करने का मतलब कि इन तीनों के बीच में 2 वाटर इंटरकूलर लगाएंगे, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। देन समझते हैं डायग्राम से, द अरेंजमेंट ऑफ थ्री स्टेज The arrangement of 3 stage compression with water intercooler shown in figure। क्या है देखो यहाँ पर, लो प्रेशर कंप्रेशर, देन वाटर इंटरकूलर लगाया, फिर लो प्रेशर कंप्रेशन, देन वाटर इंटरकूलर लगाया, उसके बाद से हाई प्रेशर कंप्रेशन, उसके बाद से कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल और इवोपरेटर। तो ये तीन तो ऑलरेडी रहते ही है, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल और इवोपरेटर। अब यहाँ पर जो कंप्रेशन कराएंगे वो 3 स्टेज में कराएंगे। 3 स्टेज में कराने का मतलब कि 3 कंप्रेशर यूज करेंगे। अब कंप्रेशर यूज करेंगे, इट जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो 3 स्टेज में कराएंगे, तो जो कंप्रेशर को वर्क देना होगा वो रिड्यूस कर जाएगा। सो द वर्क डन इन हाई प्रेशर कंप्रेशर मे बी ग्रेटली रिड्यूस विद सच एन arrangement। The water intercooler between the stages reduce the degree of superheat of refrigerant। It also reduce the specific volume of the refrigerant which requires a compressor of less capacity। वर्किंग को समझ लेते बेटा बहुत जल्दी से इसको। सबसे पहले क्या है देखो, 1 से 2 क्या होगा यहाँ पर, इवापोरेटर से वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ आएगा, लो प्रेशर कंप्रेशन में इसका कंप्रेशर होगा। जो कंप्रेशन प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो 1 से 2 यहाँ पे शो करा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन लो प्रेशर कंप्रेशन। उसके बाद जैसे सुपरहीटेड फॉर्म में आएगा इसको भेजेंगे वाटर इंटरकूलर में। यहाँ पर जो इसकी डिग्री ऑफ सुपर हीट है वो रिड्यूस कर जाएगी, इट मीन हीट रिमूव होगा। सो 2 से 3 क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस इन द वाटर कूलर। देन उसके बाद फर्दर इसको कहाँ भेजेंगे, लो प्रेशर कंप्रेशन में। देन फिर से कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन लो प्रेशर कंप्रेशर। उसके बाद से देन उसको कहाँ भेजेंगे, अगेन वाटर इंटरकूलर भेजेंगे। जैसे इस वाटर इंटरकूलर भेजेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जिसकी डिग्री ऑफ सुपर हीट है वो रिड्यूस होगी। रिड्यूस करने का, डिग्री ऑफ सुपर रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि इसका टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने का मतलब क्या है कि 4 to 5 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होगा। देन इसको जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको कहाँ भेजेंगे, हाई प्रेशर कंप्रेशन में। जब हाई प्रेशर कंप्रेशन भेजेंगे, ये फिर से कंप्रेस्ड होगा और सुपरहीटेड फॉर्म में आ जाएगा। उसको हम किससे शो करेंगे, 5 to 6 से। देन उसको कहाँ भेजेंगे, कंडेंसर में। यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि हीट रिमूव होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में था वो किस में आ जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। 6 to 7 कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, 7 to 8 एक्सपेंशन प्रोसेस होगा इन द एक्सपेंशन वॉल, एंड 8 to 9, 8 to 1 ये क्या होगा, इवैपोरेटिंग प्रोसेस और रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इन द इवैपोरेटर, एंड इट इज शोन बाय द प्रोसेस 8 to 1 इन द पीएच डायग्राम। ठीक है बच्चों, अब इसकी सीओपी निकालनी है, तो सीओपी कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है सीओपी निकालना इसकी। देखो मान लेते हैं वी नो दैट, अभी तक हम यही मानते चले हैं कि इवोपरेटर में क्यू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लोड है। नाउ द मास ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटिंग थ्रू द इवोपरेटर इज गिवन बाय m इज इक्वल टू 210 q अपॉन h1 माइनस h8, और m इज इक्वल टू 210 q H1 माइनस HF7। हम H8 को HF7 लिख रहे, क्यों, H8 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, HF7 के। 0.8 और 7 पे एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है।
ठीक है। नाउ पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3 प्लस H6 माइनस H5। क्यों, कंप्रेशन 3 स्टेज में हो रहा है, कहां से कहा, 1 से 2, 3 to 4 एंड 5 to 6 अपॉन 60 किलोवाट। एंड we know that refrigerating effect RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, इवोपरेटर में। इवोपरेटर का प्रोसेस क्या था, 8 to 1, क्या है 8 to 1। डायग्राम में फिर से देख लो, यहां पर प्रोसेस क्या है, 8 to क्या है प्रोसेस यहां पर, 8 to 1, 8 to 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आर इज इक्वल टू एम H1 माइनस H8 और आर इज इक्वल टू एम H1 माइनस HF7। So coefficient of performance COP of the refrigerating system is given by P, COP is equal to RE upon W। RE की वैल्यू कितनी है, M in bracket H1 minus HF7 upon M H2 minus H1 plus H4 minus H3 plus H6 minus H7। इसमें क्या, कंप्रेशन के सारे वर्क को हम ऐड यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, देखो M यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीओपी का फॉर्मूला बन जाएगा H1 माइनस HF7 अपॉन H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3 प्लस H6 माइनस H5। तो इस फॉर्मूले से हम इस सिस्टम की सीओपी को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टी स्टेज इवोपरेटर्स एट द सेम टेम्परेचर विद सिंगल कंप्रेशर एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मल्टीपल इवोपरेटर्स। मतलब क्या था, इसके पहले क्या था, मल्टीपल कंप्रेशर्स लगा रहे थे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीपल इवोपरेटर्स, मतलब एक से ज्यादा इवोपरेटर लगाएंगे। सो मल्टीपल इवोपरेटर्स एट द सेम टेम्परेचर विद सिंगल कंप्रेशर और एक्सपेंशन वाल्व। ध्यान रखना, यहाँ पे इवोपरेटर ज्यादा होंगे लेकिन कंप्रेशर वन, एक ही कंप्रेशर लगा होगा और एक ही होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये रहा देखो। So this system is generally used when the number of loads such as the food product or other hy- hygroscopic materials kept in different compartment are to be maintained at the same temperature। इस सिस्टम का वहां पर यूज करते हैं जहां पर की लोड ज्यादा होता है, नंबर ऑफ लोड्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोड्स होते हैं। तो दिस सिस्टम जनरली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ लोड्स सच एज द फूड प्रोडक्ट्स और अदर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स kept in different compartment are to be maintained at same temperature। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में फूड प्रोडक्ट्स रखे हैं और उनको सेम टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है, वहां पर हम मल्टीपल इवोपरेटर्स एट द सेम टेम्परेचर विद सिंगल कंप्रेशन एक्सपेंशन वाल्व यूज करते हैं। एंड द अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर 3 इवोपरेटर लगे हुए हैं, कौन से, इवोपरेटर EP1, इवोपरेटर EP2 एंड इवोपरेटर EP3। 3 इवोपरेटर लगे हैं। अब वर्किंग कैसे होगी भाई, इसकी वर्किंग समझने वाली है भाई, बहुत आसान है। देखो यहां से, ये तीनों से वेपर रेफ्रिजरेंट किस में आएगा, कंप्रेशर में। यहाँ पर ये कंप्रेस्ड होगा, जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा। कंप्रेशन प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा। देन उसके बाद से कहाँ पहुंचेगा, ये कंडेंसर में। कंडेंसर में कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर फेस चेंज होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद से कहाँ पहुंचेगा, वो एक्सपेंशन वॉल में इसका फर्दर एक्सपेंशन होगा। और इसके बाद इसी टेम्परेचर पे जो यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो तीनों इवोपरेटर पे जाएगा और यहाँ पर सेम टेम्परेचर मेंटेन करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, सेम टेम्परेचर मेंटेन करेगा और उसके बाद से फिर से ये हीट गेन करेगा और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो वेपर रेफ्रिजरेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा और फिर देख कहाँ पहुंच जाएगा, कंप्रेसर में। अब मान लेते हैं, लेट Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to load on the evaporator EP1, EP2 and EP3 respectively। मतलब EP1 इवापोरेटर में लोड Q1 है, EP2 इवापोरेटर में लोड Q2 और EP3 इवापोरेटर में लोड Q3 है। नाउ मास ऑफ रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट थ्रू द फर्स्ट इवापोरेटर। पहले इवापोरेटर में कितना मास सर्कुलेट होगा, M1 इज इक्वल टू 210 Q1 अपॉन H1 माइनस H4। सिमिलरली दूसरे वाले पे कितना होगा, M2 इज इक्वल टू 210 Q2, क्योंकि इसमें कितना मास सर्कुलेट हो रहा है, Q2 अपॉन H1 माइनस HF H4
and mass of refrigerant required to circulate through the third evaporator. It means M3 is equal to 210 Q upon H1 minus HF Q 210 Q3 upon H1 minus H4. ठीक है, अब हमें M1 की वैल्यू मिल गई, M2 की वैल्यू मिल गई, M3 की वैल्यू मिल गई. सो द टोटल मास ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग थ्रू द इवोपरेटर और कंप्रेसर. अब सारे इवोपरेटर से या कंप्रेसर से कितना रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा हो, कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3. कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3. तो वर्क डन इन द कंप्रेसर W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3. और कंप्रेशन का प्रोसेस क्या था, 1 से 2. सो W इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इन ब्रैकेट H1. पावर रिक्वायर्ड, इस कंप्रेसर को चलाने के लिए कितनी पावर जरूरत पड़ेगी, इसको 60 से डिवाइड कर दो तो 1 किलोवाट में आ जाएगा. देन नाउ टोटल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट. यहाँ पर ध्यान करने वाली बात है कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो तीनों ही इवोपरेटर में प्रोड्यूस हो रहा है. ध्यान रखना, जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो तीनों ही इवोपरेटर में प्रोड्यूस हो रहा है. तो जो टोटल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड इनटू H1 माइनस H4. ध्यान रखना, total refrigerating effect RE is equal to M1 plus M2 plus M3 in bracket H1 minus H4. अब क्या निकालेंगे इसकी, COP. बहुत ही आसान फॉर्मूला COP निकालने का भाई, क्या है, COP is equal to refrigerating effect upon work input to the compressor. तो refrigerating effect कितना है, RE is equal to M1 plus M2 plus M3 in bracket H1 minus H4 upon M1 plus M2 plus M3 H2 minus H1. अब देखो बच्चों, M1 प्लस M2 प्लस M3 ऊपर भी है, M1 प्लस M2 प्लस M3 नीचे भी है, दोनों क्या जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो क्या बच जाएगा, COP इज इक्वल टू H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1 और H1 माइनस HF3 अपॉन H2 माइनस H1. क्यों, क्योंकि जो H4 की वैल्यू है वो HF3 के बराबर है. सो इस तरीके से हम इस सिस्टम की COP को फाइंड आउट कर लेंगे. क्या करेंगे, COP को फाइंड आउट कर लेंगे. देखो यहाँ पर इसका पीएच डायग्राम भी शो किया हुआ. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैस्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम या कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है. ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, तो हम फोर्थ सेमेस्टर में हमने सब्जेक्ट पढ़ा था अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स. उसमें हमने एक सब टॉपिक एक टॉपिक पढ़ा था बाइनरी. वहां पे हमने पढ़ा था बाइनरी वेपर साइकिल. हमने क्या पढ़ा था वहां पे, बाइनरी वेपर साइकिल. तो बाइनरी वेपर साइकिल में क्या करते थे, दो साइकिल्स लेते थे और वहां पर हम दो डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड्स का यूज करते थे. है ना, क्या करते थे, दो डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड्स का यूज करते थे. तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, यहाँ पर दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट हम लेंगे. सो द कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन सीरीज which use refrigerants with progressively lower boiling temperature. तो कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लेते हैं, इनको सीरीज में अटैच कर देते हैं और हर एक सिस्टम में हम डिफरेंट रेफ्रिजरेंट लेते हैं जिनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो लगातार कम होता है, सीरीज में कम होता चला जाता है. सो ए टू स्टेज कैस्केड, देखो यहाँ पर ए टू स्टेज कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग टू रेफ्रिजरेंट इज शोन इन द फिगर. इस फिगर में देखो हमने क्या करा, यहाँ पर एक टू स्टेज कैस्केड सिस्टम लिया. क्या लिया है, टू स्टेज कैस्केड सिस्टम लिया जहां पर हम दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट का यूज कर रहे हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर अलग रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पर अलग रेफ्रिजरेंट है. ठीक है, इसके कंपोनेंट फिर से वही होंगे. देखो कंप्रेशर, देन इवोपरेटर, एक्सपेंशन वॉल, यहाँ पर भी कंप्रेशर, कंडेंसर, इवोपरेशन वॉल. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक हम कैस्केड कंडेंसर का यूज करते हैं. यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैस्केड कंडेंसर का यूज करते हैं जो एज ए इवोपरेटर, जो कैस्केड कंडेंसर है. ध्यान रखना, ये जो कैस्केड कंडेंसर है वो एज ए इवोपरेटर वर्क करता है. ध्यान रखो, यहाँ पर इवोपरेटर कहीं पर भी एज ए इवोपरेटर वर्क करता है.
ठीक है। सो फिर देते हैं, सो इन दिस सिस्टम ए कैस्केड कंडेंसर, इन दिस सिस्टम ए कैस्केड कंडेंसर सर्व एज इवोपरेटर फॉर द हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम एंड ए कंडेंसर फॉर द लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पर जो कैस्केड सिस्टम है ये, सो इन दिस सिस्टम एक कैस्केड कंडेंसर, जो कैस्केड कंडेंसर है दो तरीके से वर्क करेगा, दो पर्पस होंगे इसका। पहला, अगर हाई कैस्केड सिस्टम है, हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम है, तो यही एज ए इवोपरेटर वर्क करेगा, ध्यान रखना। अगर हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम है तो यही एज ए इवोपरेटर वर्क करेगा, और अगर यही अगर लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम है तो एज ए कंडेंसर वर्क करेगा। सो द ओनली यूजफुल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस इन द इवोपरेटर ऑफ द लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम। ठीक है, सो जो लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में वहीं पर यहां पर यूजफुल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब जिसका मेन एडवांटेज क्या है भाई, कि हम कैस्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम यूज क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है। सो द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ द कैस्केड सिस्टम इज दैट इट परमिट्स द यूज ऑफ टू डिफरेंट रेफ्रिजरेंट। ध्यान रखना यहाँ पर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है यहाँ पर, कि हम दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं और दोनों रेफ्रिजरेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स भी अलग अलग होते हैं। सो द हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम यूजेस a refrigerant with high boiling temperature such as R12, R22, and the low temperature cascade system uses a refrigerant with low boiling temperature such as R13। और ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों में अलग अलग रेफ्रिजरेंट का हम यूज करेंगे, और यहाँ पर मैंने कैस्केड टू स्टेज कैस्केड सिस्टम को यहाँ पर शो करा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे कि इसका पीएच डायग्राम कैसे बनेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर इसका पीएच डायग्राम शो हो रखा है। सो 1 से 2 क्या है, लो प्रेशर कंप्रेशन। ठीक है, 1 से 2 क्या है, लो प्रेशर कंप्रेशन। देन 2 से 3 क्या है, कैस्केड कंडेंसेशन। क्या है बच्चों, कैस्केड कंडेंसेशन। देन 3 to 4 एक्सपेंशन। देन अगेन 4 to 5 कैस्केड इवोपरेशन। देन 5 to 6 अगेन कंप्रेशन इन द हाई प्रेशर कंप्रेशर। देन 8 यहाँ पर, ठीक है, 5 to 6। देन 6 to 7 कंडेंसेशन प्रोसेस। इट मींस 6 to 7 क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। इट मींस क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिमूव होगी। देन अगेन 7 to 8 एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, और यहाँ पर अगेन यहाँ से, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर दो डिफरेंट साइकिल्स हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर दो डिफरेंट साइकिल है। पहली साइकिल क्या है, 1 2 3 4 1। ध्यान रखना, दो साइकिल है। पहली कौन सी है, 1 2 3 4 1। ये जो लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम था। और अगली क्या है यहाँ पर, 5 6 7 8 5। नेक्स्ट वाली क्या है यहाँ पर, 5 6 7 8 5। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिस्टम है, एक लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम है, एक हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम है, और दोनों को हमने क्या कर रखा है, सीरीज में जोड़ रखा है। ठीक है, तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम देख लेते हैं आज हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़ा है मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम में 2 स्टेज पढ़ा हमने, 3 स्टेज पढ़ा। 2 स्टेज में भी हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, मतलब इंटर वाटर इंटर कूलर लगाया। ठीक है, उसके बाद से सब कूलर लगाया। उसके बाद से देन हमने यहाँ पर फ्लैश चैम्बर का भी यूज करा। उसके बाद हम पढ़ा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मल्टी प्रेशर सिस्टम। उसके बाद से रिमूवल ऑफ फ्लैश गैस, देन इंटर कूलिंग और मल्टी इवापोरेटर सिस्टम, और उसके बाद से लास्ट हमने पढ़ा है कैस्केड सिस्टम। तो इस तरीके से आपकी सेकंड यूनिट का पार्ट बी भी आज फिनिश हो गया है। सो सेकेंड यूनिट आपकी खत्म हो गई है, दो पार्ट में खत्म हुई है, पार्ट ए में पार्ट बी में। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पार्ट ए से आते हैं। पार्ट ए के न्यूमेरिकल इजी होते हैं और करना बहुत ही आसान होता है। तो पार्ट ए में मैंने दो न्यूमेरिकल भी आपको कराए थे। तो थोरोली आप पार्ट ए पार्ट बी दोनों को पढ़िए, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपके सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।